नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की साहित्य की दुनिया में। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के इस पाठ में, इस आत्मकथ्य में अब तक हमने जाना उनके पिता के व्यक्तित्व के पहलुओं को, माँ के व्यक्तित्व को और पिता का जो प्रभाव लेखिका पर पड़ना आरंभ हुआ उसकी एक झलक देखी कि उस व्यवहार से लेखिका के मन में एक ग्रंथि बैठ गई, एक गांठ बन गई जो ताउम्र नहीं गई। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। चलिए आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर, आज भी यानी कि जब वो बड़ी हो गई है, एक लेखिका बन चुकी है, तो उस समय भी यदि कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है कि मैंने लेखन के क्षेत्र में क्या क्या प्राप्त कर लिया है, क्या मुकाम बना दिया है, तो भी मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती। मुझे सिर्फ संकोच ही नहीं होता अपनी प्रशंसा सुनकर, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ, बल्कि मुझे शर्म आती है। मुझे लगता है कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, उस प्रशंसा के लायक नहीं हूँ जितनी प्रशंसा की जा रही है। खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि ये उपलब्धियाँ वह अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर चुकी है। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते, कौन सी हीन भावना, जो अनचाहे अनजाने पिता के व्यवहार से, जब वो सुशीला से उसकी तुलना करते थे, उस समय की तुलना के दौरान जो भाव लेखिका के मन में गहरे बैठ गए, उसे कहा है अचेतन परत, कि बेशक अब स्मृति में प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन मन के किसी कोने में दबे हुए हैं। और उसी के कारण इस हीन भावना के चलते, अपने आप को कम समझने की भावना के चलते, मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती कि जो भी मैंने प्राप्त किया है क्या वो सच में मैंने किया है। तो ऐसा वह अपने ऊपर संदेह करती है, शक करती है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। उसे लगता है जैसे बाई चांस, हम कहते हैं बाई चांस हो गया, उसे लगता है कि ऐसे ही हो गया, मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना जाती थी, उसे गुस्सा आता था पिता के व्यवहार पर कि सब पर शक करते हैं, तो लेकिन वो कहती है आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। कि आज जो लेखिका है, इतना कुछ पाने के बाद भी जब खुद पर ही शक करती है, बेशक मन में पीड़ा है और खुद पर ही वह संदेह करती है, तो उसे लगता है कि पिता का वही गुण अथवा अवगुण जो कहें, शक करने का, उसके खुद के भीतर भी तो आ चुका है। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके, यानी पिता के शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। और वह जो शक उनके मन में किस कारण उपजा था, उसका भी जिक्र फिर से करती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात घात की गहरी व्यथा से उपजा शक, कि बहुत अपने थे, बहुत नज़दीकी थे पिता के, जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था, और उससे उनके मन में गहरी व्यथा, बहुत गहरी पीड़ा ने जन्म लिया, और उस पीड़ा से ही जन्म हुआ था शक का। और वही शक का भाव, वही गुण लेखिका में भी उसे खुद में ही दिखाई देता है। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, कि जब से उसे समझ आई तब से किसी न किसी बात पर पिता से टकराहट होती रहती थी। वो कुछ कहते थे, लेखिका उनके विरोध में कुछ कहती थी, उसे उचित नहीं लगता था तो वह टोकती थी। तो कहती है, तो वे न जाने कितने रूपों में मुझ में है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में, कि पिता का प्रभाव मेरे ऊपर इन 3 रूप में दिखाई देता है। क्या है? पहला कुंठा के रूप में, तो उदाहरण से आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी बात कि कुंठा के रूप में कैसे, कि जब पिता तुलना करते थे सुशीला से और उसको श्रेष्ठ सिद्ध कर देते थे, सुशीला की प्रशंसा करते थे लेखिका की बजाय और उसके सामने, तो उससे उसके मन में एक जो हीन भावना की ग्रंथि बैठी थी, एक कुंठा बन गई थी। एक तो उस रूप में पिता उसमें विद्यमान है। दूसरा प्रतिक्रिया के रूप में, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन, कि पिता कुछ कहते हैं, लेखिका को उचित नहीं लगता है तो वह उनका विरोध करती है, तो प्रतिक्रिया के रूप में उस पिता का उस पर प्रभाव है। और कहीं प्रतिछाया के रूप में, प्रतिछाया होता है छाया का, जैसे पिता के गुण अवगुणों का लेखिका में आ जाना। जैसे शक की उसने बात कही कि जो पिता में शक का भाव है वो उसमें भी है, तो यह है प्रतिछाया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिता का प्रभाव लेखिका पर किन रूपों में पड़ा, सिद्ध कीजिए। अगर सिद्ध करना है तो तीनों बातों को एक एक उदाहरण से आप स्पष्ट करेंगे, जिस पर विचार किया
केवल बाहरी, बहुत मुख्य पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। लेखिका कहती है कि बाहरी भिन्नता है कि हम सिर्फ देख रहे हैं किसी को उसके पहनावे से, उसकी भाषा से, उसके खान पान से, कि जो हम बाहरी तो भिन्नता हमने अपना ली है, परंपराओं से जो चला आ रहा है उसको छोड़कर हम अपने आप को आधुनिक मानने लगे हैं, कि हम आधुनिक विचारधारा के हो गए हैं, वेशभूषा से हो गए हैं, भाषा से हो गए हैं। तो कहती है तो बाहरी भिन्नता है कि क्या इस भिन्नता को अपनाने वालों को, और जो ये कहते हैं कि हम अपनी परंपराओं और पीढ़ियों से जो बातें चली आ रही हैं हमने उन्हें नकार दिया है, छोड़ दिया है, क्या ऐसा कहने वाले लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत नज़दीक भूतकाल, कि कुछ समय पहले ही जो समय बीता है, कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है, कि जिस परंपरा को नकारने की बात कह रहे हैं, कि क्या वो इस बात को नहीं मानते कि वह तो उनके अंदर जड़ की तरह फैला हुआ है, गहरे है उसके मन में, और जड़ों को उखाड़ फेंकना सरल नहीं होता। अगर आप जड़ काटते हैं, पेड़ काटते हैं, तो जड़ फिर भी ज़मीन के अंदर फैली रहती हैं। तो कहते हैं कि बदलाव तो आ सकता है लेकिन हम पूरी तरह उससे मुक्त नहीं हो सकते। परंपराओं और पीढ़ियों का कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई अंश हमारे अंदर जीवित रहता ही है, और जो ऐसा कहता है वह पूर्णतः सत्य नहीं है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, कि समय की जो प्रवाह है, समय की गति है, कि समय के साथ साथ ज़रूरतें बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, बेशक हमें दूसरी दिशाओं में ले जाए। स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, कि ज़रूरत है तो हमें खुद को बदलना पड़ रहा है, बेशक ऐसा हो, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता है, कि हम पूरी तरह उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, कि जो हमारी बातें हैं, जो हमारे संस्कार गहरे मन में बैठे हुए हैं, उनमें कुछ बदलाव के साथ हो सकता है हम अपना लें, लेकिन पूरी तरह से उन्हें नहीं छोड़ पाते। आगे पढ़ते हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब माँ का जिक्र वो करती है कि माँ अनपढ़ हैं, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, कि धरती को सबसे ज़्यादा सहनशील माना जाता है। उसे लगता है कि जो लेखिका की माँ है उनमें सहन शक्ति और धैर्य धरती से भी अधिक है, कि हर बात को माँ सहन करती जाती है। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य मतलब कि मुझे तो यही मिलना था, मेरे भाग्य में यही था, ऐसा करके वो स्वीकार करती हैं। पिता कैसा ही व्यवहार करे, माँ ने कभी कोई विरोध नहीं किया, उसे अपना प्राप्य मान लिया। और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को, चाहे बच्चों ने सही फरमाइश की चाहे गलत की, उन्होंने कि बच्चों ने कहा है तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है पूरा करना, तो बच्चों की फरमाइशों को और पति की ज्यादतियों को वह बर्दाश्त करती रही, और बच्चों की जिद को भी अपना फ़र्ज समझकर, अपना कर्तव्य समझकर बड़े सहज भाव से, कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं, सहजता से ही वे स्वीकार करती थी। माँ का चरित्र चित्रण पूछा जाए तो इसमें आपको सब बातें लिखनी होंगी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया, त्याग करती रही जीवन भर। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, कभी किसी का जिक्र नहीं। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा। अब वो कहते माँ से जैसे बहुत प्रेम होता है, वो कहते लगाव तो हमारा माँ के साथ अधिक था, कि पिता का जो व्यवहार है माँ के प्रति तो बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता था, तो माँ से सहानुभूति, उस दुख का एहसास उन्हें होता था कि माँ को मन में कितनी पीड़ा होती होगी, तो माँ से लगाव अधिक था। लेकिन उनका निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा यह त्याग, लेखिका अपने विचार कहती है कि माँ से लगाव निस्संदेह अधिक था, लेकिन कि जो माँ ने जीवन भर त्याग किया, असहाय, जैसे जिसका कोई सहायक ही ना हो, बहुत मजबूर हो माँ, वह मेरा आदर्श कभी नहीं बन सकी, कि माँ आइडियल नहीं बनी उसके लिए। बेशक त्याग था, धैर्य, सहनशीलता, हमारी हर बात मानना, तो कहती है माँ से लगाव सबसे अधिक था, लेकिन माँ मेरा आदर्श कभी नहीं रही, न उनका त्याग और न ही उनकी सहिष्णुता, सहनशीलता। और ऐसा उसे क्यों लगता है? क्योंकि एक स्त्री होने के नाते लेखिका को लगता है कि उनका भी अपना एक व्यक्तित्व होता है जिसके लिए हमें जीना चाहिए। अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत होता है हमारे साथ, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना सीखना चाहिए, गलत बातों का विरोध करना चाहिए। और जबकि माँ ऐसा कुछ नहीं करती थी, बच्चे या पति जो कहते हैं वैसा ही मानती चली जाती थी।
तो लेखिका को ये बातें पसंद नहीं थी, अतः माँ उसके लिए आदर्श रूप नहीं थी। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यानी कि माता पिता की जो कथा वो बता रही है। अब यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब वह अपनी बातों पर आती हैं। पृष्ठ पर लौटते हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, कि जितने बहन भाई हैं सबसे छोटी है मन्नू भंडारी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। तो उस समय जो वो खेल खेलते थे उनके नाम जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ, कि उस समय लड़कियां जो खेल खेलती थी वो उन्होंने बखूबी खेले। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, जो लड़कों वाले खेल हैं अपने भाइयों के साथ वो भी खेले उन्होंने। और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। यानी कि भाई जब खेल खेलते थे प्रायः घर से बाहर दूर जाकर खेलते थे और जो लड़कियां थी प्रायः घरों के अंदर ही खेलती थी। पर वो घर के बारे में संकेत करते हैं कि घर किसे कहते थे, घर का दायरा कितना होता था उस समय पर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक समाप्त नहीं हो जाती थी। केवल एक अपना घर, सिर्फ उसी को ही घर नहीं मानते थे, बल्कि पूरे मोहल्ले तक घर की दीवारें फैली रहती थी। यानी कि हमें पूरे मोहल्ले में खेलने की छूट होती थी। मोहल्ले में खेल रहे हैं तो समझो घर में ही खेल रहे हैं। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे, जैसे परिवार के ही लोग हों। बिल्कुल इतनी घनिष्ठता थी पड़ोस के साथ। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ वह महसूस होता है। वो कहती जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, महानगर में रह रही हूँ, तो बड़ी तीव्रता से, बड़ी इच्छा के साथ वो सब याद आता है कि कितना अच्छा था वह समय, कि पड़ोस में इतने अच्छे संबंध। जबकि आज महानगरों में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने, कि अपना जीवन हम खुद जीना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हम जैसा चाहें जिएं। तो इस इच्छा के कारण क्या हुआ कि बड़े बड़े शहरों में जो लोग हैं अपने घरों तक, अपने घरों से भी क्या अपने कमरों तक सीमित होकर रहने लगे हैं। तो कहती हैं महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर दिया है, कि जो हमारी खुद जीने की चाह थी कि हमारी ज़िंदगी हम खुद जिएं। आधुनिक दबाव है, ये आधुनिक जीवन में ऐसी धारणा बन चुकी है लोगों की। तो महानगरों के फ्लैट में जो लोग रहते हैं उन्होंने यह पड़ोस कल्चर जाना ही नहीं। कौन सा पड़ोस कल्चर? जो उसने बचपन में जिया है, कि हम पड़ोस में कहीं भी खेल सकते हैं, किसी के घर भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो कहती है महानगरों में यह पड़ोस कल्चर नहीं है, उससे हम विच्छिन्न हो चुके हैं, कट चुके हैं। और इस कारण कि पड़ोस कल्चर नहीं है, उसका क्या नुकसान हो रहा है कि हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। कि हम संकुचित हो गए हैं, सिर्फ सीमित हो गए हैं, असहाय, अब हमें कोई सहारा नहीं दिखता है, असुरक्षित, सुरक्षा का अभाव है। वरना अगर पहले क्या था, अगर पड़ोस में किसी के यहाँ कुछ घटना, दुर्घटना कुछ है तो पूरा पड़ोस एक साथ एकजुट होकर उसके साथ खड़ा होता था। तो आज अगर फ्लैट में आप रहते हो तो पड़ोस वाले को यह भी नहीं पता होता कि कौन रह रहा है। तो इस कारण हम कहती है कि हम संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गए हैं। यह प्रश्न भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। कि पड़ोस कल्चर के लाभ में हम कह देंगे कि दायरा बहुत विस्तृत होता था, हम सुरक्षित होते थे, घर में किसी के भी घर में आ जा सकते थे पड़ोस में, और परिजनों की तरह उनके साथ व्यवहार होता था। और नुकसान में लिखेंगे हम संकुचित हो गए हैं, असहाय और असुरक्षित। उदाहरण देकर आप इनको स्पष्ट कर सकेंगे। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। कि जब उसने कहानियाँ लिखनी शुरू की तो लगभग 12 कहानियाँ, 1 दर्जन की कहानियाँ जो हैं, उनके जो मेन कैरेक्टर्स रहे हैं, पात्र रहे हैं, वो इसी मोहल्ले से संबंधित हैं। जहाँ मैंने, कौन सा मोहल्ला? जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार कर, अपनी टीनेज, अपनी युवावस्था का आरंभ किया था, यंग हुई थी, जवान हुई थी, वहीं 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। कि कहानियों के जो पात्र हैं शुरुआत में जो उसने लिखी, उसके पड़ोस से ही जुड़े हुए हैं, अपने घर से एक आध ही है, अधिक नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियों को लिखते समय हुआ।
कि जब मुझे नहीं पता था कि मन पर इतना प्रभाव है, लेकिन जब कहानियाँ लिखनी शुरू की और स्वाभाविक रूप से वो मेरी कहानियों में उतरते चले गए और मुझे पता भी नहीं चला, और जब कहानियों को पढ़ा तब पता चला कि उनका प्रभाव मेरे मन पर कितना अधिक था। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया है कि इतना समय हो गया उन्हें देखे या मिले हुए। जब कहानियाँ लिखती हूँ तो उनके जो एक्सप्रेशंस उस समय रहते होंगे, बोलते समय, वेशभूषा, बोलने का ढंग, सब कुछ उसे ज्यों का त्यों याद है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता उसे याद करने के लिए, और बिना किसी विशेष प्रयास के ही बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे, अर्थात कहानियों के पात्र के रूप में। उसी समय के दा साहब उसी मोहल्ले में कोई व्यक्ति रहते होंगे जिसका संबोधन वो दा साहब के हिसाब से करते होंगे, तो दा साहब कहकर उनको बुलाते होंगे। तो वही दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। तो कहती है कि जब मैंने महाभोज लिखा, उनका उपन्यास है, कि जब वो लिखने बैठी तो उसमें जो पात्र हैं दा साहब, वो वही पात्र हैं जो उनके मोहल्ले से जुड़े थे और जिसका प्रभाव पता नहीं कितना गहरा लेखिका पर था। और कहती है कि जैसे ही मुझे कुछ ऐसा लिखने का मन हुआ तो वह पात्र दा साहब, उनके मोहल्ले वाले, उनके उपन्यास महाभोज में उतरते चले गए। और वो कहती मैं खुद हैरान हूँ कि वो कैसे मेरे उपन्यास में आ गए, और आश्चर्य का विषय है। और वह भी कैसा आश्चर्य, सुखद, जो बहुत सुख देने वाला। सो खुद को बहुत अच्छा लगता है कि दा साहब उसके उपन्यास के पात्र हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक है कि 10वीं तक पढ़ना, उम्र 16 का जरूर होना। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की, उसकी बड़ी बहन, और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही कि जब बड़ी बहन की शादी हो गई, दोनों भाई बाहर पढ़ने चले गए, तो मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ कि हाँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैं भी इस घर में कोई महत्वपूर्ण स्थान रखती हूँ। क्यों? क्योंकि पिता का सारा ध्यान अब अपनी इस बेटी पर आ जाता है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, अर्थात घर गृहस्थी का कार्य सिखाया जाता था, पिताजी का आग्रह रहता था। उनका मानना था कि मैं रसोई से दूर रहूं, कि रसोई घर में न जाऊं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना अर्थात जहाँ भट्टी जलती रहती है। तो उनके अनुसार क्या था कि भटियार खाना में भट्टी जलती है तो स्त्रियों को, लड़कियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिलेगा और वो सारा दिन उसी काम में व्यस्त रहेंगी। और अपनी बेटी के लिए वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उसमें जो प्रतिभा है वह कहीं छुपी रह जाए, दबी रह जाए। तो वह उसे रसोई घर से दूर रहने को कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी, क्योंकि पिता का शौक शुरू से ही रहा था राजनीति से जुड़े रहने का। जैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे तो यहाँ भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के वहाँ पर सभाएं होती थी, जमावड़े के लोग इकट्ठे होते थे और आपस में जमकर बहसें भी करते थे। अब जब उन बहसों में वो जाती है तो वहाँ पिता का क्या आग्रह रहता है, बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल होता है शौक। चाय पानी या नाश्ता देने जाती, भाई घर में इतने लोग बैठे हैं तो उनको खान पान के लिए कुछ देना है, तो लेखिका जाती थी तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। ये है पिता का प्रभाव जो उसके व्यक्तित्व पर आएगा, यहाँ से भी आएगा। विशेष ध्यान रखना है, ये हमें लिखना होगा कि पिता उसे वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है, कि देश गुलाम है तो देश की जो स्थिति उस समय है, आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, तो उसे भी मालूम होना चाहिए कि अपने देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। देश में हो भी तो कुछ कितना रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था कि सब में क्रांति का भाव तीव्र हो रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक समझ नहीं थी कि उस समय उम्र इतनी नहीं थी कि राजनीतिक मुद्दों पर जो चर्चा होती थी या उनके आपस में विचार टकराते थे उसकी समझ उसे नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मनाक्रांत रहता था कि उसमें जो देशभक्तों की बातें वो करते थे, क्रांतिकारियों का जिक्र करते थे, उनके प्रसंग या घटनाएं सुनाते थे,
वो लेखिका को बहुत आकर्षक लगती थी। उनको बड़े ध्यान से और प्यार से वह सुनती थी। तो इस वीडियो में आज हम पाठ का इतना ही हिस्सा पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।